हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सेंट्रीशाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। आज हमारे साथ हैं आदित्य और फराज फ्रॉम सेंट्रिसिटी, और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और उसमें एक्चुअली दो चीज़ें हैं जो हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला, फराज एंड आदित्य, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। और दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग सुनने में आता है हमारे पार्टनर्स के थ्रू, हमारे क्लाइंट्स के थ्रू, कि जब इक्विटी इतना अच्छा रिटर्न देता है 10 साल के बाद, या 10 साल उससे ज़्यादा आप अगर इन्वेस्टेड रहें तो 10 साल में इक्विटी सबसे अच्छा रिटर्न देता है, तो किसी और एसेट क्लास में पैसा क्यों डालें। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डेट हो, चाहे कैश हो, किसी भी और एसेट क्लास में क्यों डालें जब इक्विटी ही हर मसले का हल समझ में आता है। सो अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच, आपने हमें इसके लिए इनवाइट किया। तो ये आपका जो आपने प्रश्न, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने जो उठाया, इसको मैं दूसरी तरीके से आंसर करना चाहूँगा। और ये मैं करना चाहूँगा कि एक अंग्रेज़ी की कहावत है, नेवर पुट योर एग्स इनटू वन बास्केट। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सारे अंडे अपने एक बास्केट में रख देंगे और अगर वो बास्केट गिर गई तो आपका एक भी अंडा नहीं बचेगा। तो यही चीज़ आपकी वेल्थ मैनेजमेंट के साथ है। हाँ। कि अगर आपने सब कुछ इक्विटी में दे दिया और आपने मानिए कुछ ऐसे फेजेस आए हैं, आदित्य आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कि बहुत लंबे समय तक इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया, और उस वक्त जो एक सबसे आसान स्टेटमेंट आता है हमारे निवेशकों की तरफ से, वो आता है, इससे बेहतर तो मैंने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया हो। बिल्कुल। तो जब अच्छी रिटर्न्स होती है कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब खराब रिटर्न्स आती है तो ये स्टेटमेंट तो सुनना ही को मिलता है। क्यों आदित्य साहब, आपने भी इनके साथ काम किया है जी, सो हम लोग को ये स्टेटमेंट सुनने को ही मिलता है जी। तो इसके लिए मैं जैसे कहता हूँ, मेरी थोड़ी भाषा अलग होती है, मैं साधारण तरीके से लोगों को करना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में शॉक एब्जॉर्बर होने चाहिए। ये जितना अच्छे शॉक एब्जॉर्बर है आपका, उतना अच्छा आपका जर्नी होगा, आपकी थकान कम होगी उस जर्नी के अंदर। तो व्यूअर्स, में आपको ये बहुत अच्छी बात बोली फराज ने कि शॉक एब्जॉर्बर, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ इक्विटी में डाले हुए हैं और इक्विटी जब नेगेटिव जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में गया था मार्च 2020 में, पोर्टफोलियो आपका 30 to 60% नीचे जा सकता है एक दिन में, एक महीने में। और अगर उस समय आपके पास दूसरे एसेट क्लासेस हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर की तरह काम करता है आपके पोर्ट। तो आदित्य, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, जो ये फराज बोले कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और अगर हमने सारे एग्स अपने एक बास्केट में डाल दिए और अगर वो बास्केट गिर गई तो टूट जाएंगे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 10 साल में सबसे अच्छा परफॉर्म तो इक्विटी ही करता है, और अगर आप 10 साल तक रह गए तो आपको रिटर्न्स बन जाएंगे। तो फिर हम किसी और एसेट क्लास की तरफ क्यों देखें। मैं चाहूँगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, अगर मैं 10 साल 20 साल 25 साल के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो इक्विटी से ज़्यादा कोई रिटर्न ना दे सकता एसेट क्लास, और ना देना चाहिए। बिकॉज इक्विटीज़ ओनरशिप कैपिटल, अगर एक इकॉनमी ग्रो करती है तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है बिजनेस ग्रो करने का, इकॉनमी ग्रो करने का, कि इक्विटी मार्केट आपकी ऊपर जाए। और इंडिया बीइंग अ ग्रोथ इकॉनमी, एंड वी आर एट द अगर आप पूछें कि स्टार्ट और फिनिश, हम स्टार्ट के आसपास हैं, और रनअप, असली रनअप तो अभी बाकी, असली पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी तो बस शुरू ही हुआ। तो इक्विटी से बेटर कोई एसेट क्लास नहीं है अगर कोई 10 20 25 साल एसेट क्लास में रह सकता है और पेशेंटली रह सकता है। बट सवाल मेरा ये है कि कोई, हर इन्वेस्टर का ऐसा होता है जो अपने सारा का सारा कॉर्पस इक्विटी में 10 साल 20 साल 25 साल डाल सकता है। द आंसर इज, बिना पूछे भी मैं बता सकता हूँ कि आंसर इज नो। अगर आप मेरी ही बात करें तो आज मैं एक ऐसे लाइफ स्टेज में हूँ जिसमें मैं आई कांट अफोर्ड टू पुट ऑल माय एग्स इनटू इक्विटी। रीजन बीइंग दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस, आई हैव जस्ट गॉटन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें ऐसा है कि मेरे पास एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। बिल्कुल, इमरजेंसी कॉर्पस, ताकि इन द इवेंट ऑफ अ इमरजेंसी, इन द इवेंट ऑफ समथिंग व्हिच आई हैव नॉट प्लान्ड, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, अगर मैंने सारा अपना कॉर्पस अभी भी इक्विटी में डाला है और मार्केट करेक्ट कर जाती है या कुछ दिनों तक रिटर्न नहीं देती, तो मेरे गोल्स मीट नहीं होंगे, विच इज आई विल नॉट बी एबल टू केटर टू माय इमरजेंसी नीड्स। सो अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो आई एम अ कैंडिडेट वेयर आई कांट पुट ऑल माय एग्स इन वन बास्केट। और आई एम श्योर कि जितने भी इन्वेस्टर हैं इंडिया में, उनका भी यही सिनारियो है कि ऑल्दो इक्विटी रिटर्न दे रहा है, बट उनकी कोई शॉर्ट टर्म नीड्स है जो 1 साल बाद उनको कुछ करना है,
5 साल बाद उनको अपने बेटे की शादी करनी है, 10 साल बाद उन्हें अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, या 2-3 साल में घर खरीदना है, 6 महीने में गाड़ी खरीदनी है, ये सब गोल्स जो है मैं सिर्फ एक इक्विटी एसेट क्लास में रह के नहीं पूरे कर सकता, क्योंकि इसी के अंदर जो है अभी कुछ वक्त पहले कोविड आया था जी कि सबने अगर सब उस वक्त इक्विटी में ही पैसा डाला होता, 2 रीजन, उन्होंने चाहा शायद 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना, लेकिन उस वक्त जो है मार्केट ऐसे पड़ाव पे आ गई थी और ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उनको शायद अपना पैसा निकालना पड़ा, और दूसरा कम पे निकालना पड़ा क्योंकि कोविड के दौरान मार्केट बहुत नीचे हो गई। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त लोगों के पास फाइनेंशियल नीड थी, किसी का प्रियजन जो है हॉस्पिटल में था, डेड बेड पे था, तो उस वक्त 10 साल का गोल कोई नहीं देख रहा था, उस वक्त नीड थी। अगर उस वक्त किसी के पोर्टफोलियो में डेट या दूसरे एसेट क्लासेस होते तो उनको अपना ये इक्विटी का पोर्शन ना निकालना पड़ता, और बाद में जो रिकवर हुई मार्केट उसके भी भागीदारी उनको मिलती। तो इस वजह से आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड का मैंने इस वजह से एग्जांपल दिया कि ये अभी हुआ है, और कोविड ऐसी इवेंट थी कि किसी को भी नहीं छोड़ा, हर परिवार में जो है कोविड हुआ, कहीं पे जो है बहुत ज्यादा उसमें इम्पैक्ट रहा, कहीं पे कम रहा, लेकिन इम्पैक्ट तो जरूर रहा। बिल्कुल। और ये इस तरह के अनफोर्सिन इवेंट्स किसी को नहीं पता था 2020 में कि अचानक से इतना बड़ा वर्ल्ड इवेंट हो जाएगा कोविड बिल्कुल से, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एंड इट वाज समथिंग दैट हिट एवरीबॉडी। ऐसा तो नहीं था कि किसी एक कंट्री में किसी दूसरे कंट्री में नहीं हुआ, ओवरऑल। तो इसी तरीके से बहुत सारे माइक्रो इवेंट्स हुए। 92 में अर्शद मेहता स्कैम हुआ, उसके बाद 7 साल तक इक्विटी मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं। बिल्कुल। फिर थोड़ी सी रैली आई, उसके बाद एक वर्ल्ड इवेंट हुआ जो आईटी बबल जिसे कहते हैं, उस चक्कर में 2000 से 2004 तक कोई रिटर्न नहीं है। बिल्कुल। 2004 के बाद एक रैली आई जो 2008 तक चली, वो इसलिए था कि ग्लोबली क्या था कि 9/11 जब यूएस में 2001 में हुआ, तो उसके नेगेटिव सेंटिमेंट से बचने के लिए उस टाइम पे जो फेडरल रिजर्व के चीफ थे एलन ग्रीन्सपैन, उनका ये मानना था कि नेगेटिव अगर मैं जीरो इंटरेस्ट रेट रखूंगा तो मार्केट जो है, जो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहेगी, और जो 9/11 का नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं हिट करेगा, कंजम्पशन अच्छी रहेगी। और उस चक्कर में मार्केट वहाँ की रैली करी और इंडियन मार्केट भी रैली करी। तो उस वक्त जो देखिए फिर वही लिक्विडिटी सिचुएशन हुई 2000 जब ये हुआ, जैसे आदित्य ने बताया कि वहाँ पे जीरो की तरफ जो इंटरेस्ट रेट कर दे के ग्लोबल लिक्विडिटी क्रिएट हुई। ग्लोबल लिक्विडिटी जब क्रिएट हुई तो आपके अक्रॉस एसेट क्लासेस, जो रिस्की एसेट क्लासेस हैं, सेफ एसेट क्लासेस है, हर तरफ गया। उस वक्त इंडिया में अगर एक साधारण लफ्जों में कहूँ तो एक शायद स्मॉल कैप का जो कंट्री थी, तो उस वक्त रिस्क कैपिटल उसको माना जाता था। एमसी जो है आपका जो है कि MSCI जो है वर्ल्ड इंडेक्स है, बहुत कम एलोकेशन होता था उस वक्त इंडिया, तो उसके हिसाब से कुछ ने उससे ज़्यादा डाला, और हम लोग ने लगभग 4 साल की रैली वहाँ पे देखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2011 हुई, जो एक्चुअली हाई लिक्विडिटी सिनेरियो का एक आफ्टर इफेक्ट ही था। तो बैठे बैठाए यूएस ने चीख मारी और यहाँ पे इफेक्ट हुआ। 2008 से 2014 तक जब तक मोदी सरकार पावर में नहीं आई, तब तक कोई खास मार्केट में कुछ हुआ नहीं। बट उस टाइम पे एक चीज़ थी जो मैं कहना चाहूँगा, 2012-13 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करे, और 2012-13 के बाद कभी भी टैक्स फ्री बॉन्ड इशू नहीं हुए। मेरे हिसाब से टैक्स फ्री बॉन्ड जितना उम्दा डेट इंस्ट्रूमेंट किसी के लिए हो ही नहीं सकता, कि अगर मैं 7-8% पोस्ट टैक्स कमा सकता हूँ, उसका मतलब चाहे मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ या HNI इन्वेस्टर, बॉन्ड को तो नहीं पता कि मैं रिटेल इन्वेस्टर को दे रहा हूँ या HNI को तो अगर मैं 7%, 8% या इवन 8.5% अगर मैं पोस्ट टैक्स कमा, विच मीन्स दैट अगर मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट में 12% के आसपास कमा रहा हूँ, FD 12% की लगा लीजिए। सो उस टाइम पे अगर मैं टैक्स फ्री बॉन्ड करता, प्रॉब्ली उससे बेटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो। और रिस्क एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट सॉवरेन है, मतलब सरकार द्वारा इशूड होती हैं, क्वाज़ी सरकारी बॉन्ड होते हैं। सो 2014 में फिर मार्केट्स रैली करी। 2016 से 18 तक एक पीरियड था जिसमें साइडवेज रही मार्केट। करेक्शन का एक दूसरा फॉर्म होता है कि काफी टाइम तक रिटर्न ही ना आए, टाइम करेक्शन जो इज एज गुड एज एब्सोल्यूट करेक्शन, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक इन्वेस्टर इनमें से किसी एक फेज, अब जैसे 2021 से 23 ले लीजिए, 2 महीने पहले तक जो है 2 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो था। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर या कोई एडवाइजर जिनके इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और वो इन किसी फेजेस में इन्वेस्टेड है, किसी को इन्वेस्टर को ये तो नहीं पता कि ऐसा कोई फेज फ्यूचर में आने वाला है, तो मैं लॉन्ग टर्म का इंटेंशन लेके फुल ऑन इक्विटी के अंदर चला जाता हूँ और इनमें से कोई फेज आता है, तो वो अपने कॉर्पस के साथ क्या करें? और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे पार्टनर हैं, वो इस इरा को कैसे टैकल करेंगे? बिल्कुल।
उस टाइम पे मैं अपने इन्वेस्टर को जितना चाहे एसेट एलोकेशन समझाऊं, या उस टाइम पे मैं जितना चाहे उसको रैशनलाइज करूं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, वो इन्वेस्टर नहीं माने। तो एक सवाल आएगा, ये आपने मुझे मिसलीड कर दिया, हाँ इक्विटी में तो रिस्क होता है, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता। बिल्कुल। और होता क्या है कि इन्वेस्टर इरेशनल है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला, और इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज एज इन अ टिपिकल इन्वेस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इन्वेस्टर, दैट इन्वेस्टर, दिस इन्वेस्टर, बट जो ह्यूमन मेंटालिटी है वो इरेशनल है। हाँ हम हमेशा चेज करते हैं मोमेंटम को, हाँ कि अब ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं, अब ये नहीं चल रहा तो इसको बिल्कुल अबैंडन कर देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। हाँ तो ये इसको अवॉइड करना जो है अपने आप में बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। हाँ। और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका ये फंक्शन है, क्योंकि वो मार्केट प्रेडिक्ट करने के बिजनेस में नहीं है, वो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के बिजनेस में, कि वो कैसे एक इन्वेस्टर को कन्विंस करे कि सर आपको डिसिप्लिन तरीके से इन 4 चीज़ों में इन्वेस्टेड रहना है, और अगर इनमें से कोई भी एसेट क्लास आउट परफॉर्म करता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके फिर से वो एसेट एलोकेशन मेंटेन करनी। ठीक। तो आदित्य, इसी आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया है कि इससे अच्छा तो मैं एफडी में डाल देता हूँ। अब एक ये सिनेरियो लेते हैं जिसमें कि एक बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और वो ये बोलता है कि मेरे को तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप बोलते हैं कि 10 साल तक आप इक्विटी में डालिए तो रिस्क ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो लॉस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज़ीरो हो जाती है, और उनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो क्या उनको फिर 100% एफडी में डाल देना चाहिए, क्योंकि एफडी तो सेफ है? सॉरी, मैं यहाँ पे आई जंप इन, रिस्क नहीं लेना ऐसा कुछ सिनेरियो होता ही नहीं है जी। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं वही सबसे रिस्क एक परसीव्ड, मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने 100% एफडी में भी डाल दिया आप तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है? आप ये देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है आपकी एक रियल रिटर्न को बिल्कुल होता है। रियल रिटर्न क्या होता है? जो आप रिटर्न बना रहे हैं किसी भी एक अपने निवेश से माइनस द इन्फ्लेशन। अगर आप लगभग 1-1.5 साल पहले चले जाइए, आप एफडी आपको 5-5.5% की मिल रही थी एक साल की, उस वक्त इन्फ्लेशन आपका 6.5% था। तो आपने पैसा बनाया कि पैसा गवाया? तो रियल रिटर्न आपने किया, हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, 5.5 माइनस 6.5। आपने इनफैक्ट रिटर्न बनाया नहीं, आपने 1% दो प्री टैक्स गवाया। पोस्ट टैक्स अगर वही बंदा अगर 30% टैक्स के ब्रैकेट में है तो उसको एक्चुअली जो है 3.5% मिला। तो 3.5% माइनस 6.5, 3% वो नेगेटिव रिटर्न ले गया। तो रिस्क तो ये भी है। हाँ बिल्कुल सर, मैं काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया कि एफडी में डाल के रखना भी एक रिस्क है, रिस्क अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो आदित्य ये बताइए कि अगर फिर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और उसको एफडी के अलावा किसी चीज़ में डालना है तो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, किस तरीके से एसेट एलोकेशन कर सकता है अपनी रिस्क कम रखते हुए? तो एक ना गोल प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, और गोल प्लानिंग हम एक दूसरे एपिसोड में कवर भी करेंगे। गोल प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि माय रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी टॉकिंग टू और शुड मैच द रिस्क एपेटाइट। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो है कि मैं 15% रिटर्न कमाऊं, हाँ, और मेरा रिस्क एपेटाइट है कि मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। हाँ, तो ये दो चीजें आपस में बात नहीं कर रही हैं, सही डिस्कनेक्ट है। हाँ, तो फिर इस सिनारियो में क्या होगा, मैं जरूर कोई ऐसी कॉल लूंगा या कुछ ऐसा डिसीजन लूंगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूंगा जो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर होगा, जो विच विल टेक मी टुवर्ड्स अ डिजास्टर। सो आई शुड हैव अ वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन इन्वेस्टर कि मुझे एक्चुअली क्या रिटर्न कमाना है गिवन माय रिस्क प्रोफाइल। ठीक है। रिस्क प्रोफाइल इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मेरी एज प्रोफाइल क्या है, मैं किस स्टेज ऑफ अक्यूमुलेशन में या वेस्टिंग में हूँ, कि मैं रिटायर्ड हूँ या मैंने अपना करियर अभी शुरू किया। अगर मैंने अपना अभी करियर शुरू किया है, मेरे सामने 20-25 साल की ड्यूरेशन है टू अक्यूमुलेट अ कॉर्पस, मैं ज़्यादा इक्विटी में डालना अफोर्ड कर सकता हूँ। बट अगर मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ या मैंने अपना बिजनेस या कुछ अपना एसेट बेचा है और मेरे पास कुछ फंड्स आए हैं, और तो मेरा हो सकता है कि गोल हो ही ना कि इससे मैं बहुत मल्टीवैगर रिटर्न कमाऊं, मेरा गोल हो सकता है कि बस इन्फ्लेशन को बीट कर दे, वेल्थ रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, विच कम्स आफ्टर वेल्थ अक्यूमुलेशन। राइट। तो उस स्टेज में हो सकता है मेरा गोल ही ना हो कि भाई मैंने रिस्क लिया एक जमाने में अपने काम में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, उससे मैंने पैसा कमा लिया, अब मैं रिस्क क्यों और लूं इस पैसे के साथ, तो मैं इसको प्रिजर्व करना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है SLR, वो अपना जो RBI वाला SLR वो नहीं। जब आपको अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको 3 पैरामीटर समझने चाहिए। S सेफ्टी, L लिक्विडिटी, R रिटर्न। इन तीनों में तालमेल होना चाहिए। जो अभी आदित्य कहना चाह रहे थे कि मैं रिटर्न तो 20% चाहता हूँ, रिस्क 0 चाहता हूँ और लिक्विडिटी पूरी चाहता हूँ, ऐसा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता।
तो आप इन 3 चीज़ों के ऊपर, ये 3 स्तंभ है आपके, जिसके ऊपर आपको अपना जो है पोर्टफोलियो बनाना है। सेफ्टी आपके क्या लेवल्स हैं, लिक्विडिटी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और रिटर्न आप क्या चाह रहे हैं पोर्टफोलियो से, आपको ये देखना है। और उसके बाद आप अपना एसेट एलोकेशन बनाइए, एक अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, अपने आप को रिस्क कवर का जितने भी आपके होने चाहिए वो करिए। और दूसरा, आपने जो सवाल, मैं आदित्य थोड़ा सा मैं बीच में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने जो है एक सवाल पूछा कि एक रिटायर्ड आदमी है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने तो पहले एक चीज़ यही बता दी कि रिस्क ना लेना तो कोई चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल। रिस्क तो एफडी में भी है, हाँ। क्योंकि आपका जो कैपिटल 5 लाख तक ही गारंटेड है, हाँ। उसके बाद नहीं है। जो हमने फेडरल बहुत, तो हम लोग ने अभी बहुत सारे बैंक्स देखे हैं हाल फिलहाल में जो फेल हुए और जहाँ पे आरबीआई और सरकार को आना पड़ा। बिल्कुल। आपके काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे P2P हो गया, बॉन्ड्स हो गए, आपके और ऑल्टरनेट एसेट्स हैं, हाँ। जिनको एक आदमी देख सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जानकारी ना हमारे पार्टनर भाइयों को अभी तक हुई है, ना हमारे क्लाइंट्स को है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ से लोग अपना जो एटलीस्ट जो प्रिजर्वेशन है या एक एफडी प्लस रिटर्न वो जनरेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक पेपर है आपका UPPCL, बहुत अच्छा पेपर है और वो आपको लगभग जो है 8.5 से 9% की रिटर्न दे रहा है, जबकि और वो 10 साल के लिए आपको वो दे रहा है। तो आप अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क अगले 10 साल के लिए आप कवर करे दे रहे हैं कि चाहे इंटरेस्ट रेट नीचे आए चाहे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, आपको लगभग 8.5 से 9% के बीच में मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पेपर है, इसके अंदर देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो आपके एडवाइजर या आपके जो पार्टनर हैं इस जर्नी के अंदर वो आपको बता सकते हैं। तो अभी फराज ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो आपका डेट एलोकेशन है या सेफ्टी बकेट है, उसमें एफडी के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि P2P लेंडिंग एक प्रोडक्ट हो गया है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो गए हैं, दूसरे तरीके के स्टेट SDL जिनको बोलते हैं, या स्टेट बॉन्ड्स हो गए हैं, NCDs हो गए हैं, मंथली इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं अभी मार्केट में। से हम लोग बात कर रहे हैं, आरबीआई का एक इशुएंस है जो लगभग 8% के ऊपर आया हुआ है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बिल्कुल हमारे जो है पार्टनर भाई और जो हमारे निवेशक हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, आरबीआई की, उसी की। यस। अच्छा आदित्य, मैं आपसे एक एसेट क्लास के बारे में और बात करना चाहूँगा। हमने इक्विटी कवर कर लिया, हमने एक सेफ्टी के लिए कैश कवर कर लिया, एफडी कवर कर लिया, बॉन्ड। अब एक एसेट क्लास और है गोल्ड। और अधिकतर ये देखा गया है कि लोग गोल्ड या तो फिजिकल फॉर्म में खरीद लेते हैं या ज्वेलरी के लिए बना लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो गोल्ड को एज अ एसेट क्लास कैसे देखना चाहिए और उसमें क्या तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, और क्या वो सेफ है, उसके कैसे रिटर्न्स होते हैं, ये भी थोड़ा अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर कर सकें। तो गोल्ड जो एक एसेट क्लास है वो हमेशा से एक इन्फ्लेशन हेज की तरह ही रहा है पोर्टफोलियो, चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया में कहीं पर भी हो। उसका पर्पस पोर्टफोलियो में ये नहीं है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे। हो सकता है शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में उसका जो फ्लाइट टू सेफ्टी बोला जाता है कि ये जब क्राइसिस होने लगती है तो तुरंत गोल्ड के दाम बढ़ने लगते हैं, वो शॉर्ट टर्म पीरियड में ज़रूर होता है। बट अगर आप जैसे इक्विटी का हम डिस्कस कर रहे थे, 10, 20, 25 साल में हमेशा बहुत मल्टी बैगर रिटर्न रहती है, वैसे गोल्ड में कभी भी आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। बट अगर आप उसको ये देखेंगे कि एज ए इन्फ्लेशन हेज वो क्या रिटर्न देके जाता है, गोल्ड से स्टेबल एसेट क्लास कोई है नहीं। तो गोल्ड का पर्पस ये होता है हमेशा कि एक इन्फ्लेशन हेज रहे, एक सेफ्टी नेट रहे हमारे पास, जो रहता है वो पोर्टफोलियो का वो रहता है, जो आइडियली एक पोर्टफोलियो में 5 से 10% के आसपास रहना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि क्या किसी ने हो सकता है कि बहुत सारा गोल्ड फिजिकल फॉर्म में भी अक्यूमुलेट कर रखा हो, तो उस केस में द एलोकेशन कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड तो खैर है ही, जो ज्वेलरी सब लोग परचेज करते हैं, बट दैट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ परचेजिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन गोल्ड एसेट क्लास, बिकॉज उसमें ज्वेलरी में मेकर चार्जेस होते हैं, तरह तरह के चार्जेस होते हैं, प्योरिटी का पता नहीं होता, भी है कि नहीं पता नहीं होता, और फिर उसको रखने का, संभाल के रखने का जो काम है, घर में सेफ आपको नहीं लगता तो आप बैंक के लॉकर में रखेंगे, ये सब कॉस्ट होती है एसोसिएटेड।
तो इतना एफिशिएंट फॉर्म नहीं है. द मोर एफिशिएंट फॉर्म्स आर द फॉर्म्स वेयर यू डोंट नीड टू स्टोर गोल्ड फिजिकली. पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड हो गया या गोल्ड का ETF हो गया. तो ये वो तरीके हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड के प्राइसेस के साथ ही मूव करेगा. हाँ. जब आप रिडीम करेंगे उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको दाम मिलेगा. बिल्कुल. एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया. हाँ सही रहा. हाँ. इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने बेसिकली ये स्कीम इसलिए निकाली कि जो आम जनता है उनके पास, इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कैश रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. अगर लोगों के पास घरों में जितना सोना दबा हुआ है, अगर मैं उसको अक्यूमुलेट कर दूं तो हो सकता है कि यूएस का फेडरल रिजर्व से ज्यादा गोल्ड हमारी कंट्री में निकले. बिल्कुल. बट इसमें जो दुर्भाग्य की बात यह है कि वो गोल्ड चैनलाइज नहीं हुआ. वो गोल्ड स्टोर है, डेड एसेट. उसको किसी चीज में चैनलाइज नहीं किया गया. तो ये सरकार ने ये स्कीम इसीलिए निकाली कि आप गोल्ड दीजिए या आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही रखिए और वो उसकी जो वैल्यू होगी वो गोल्ड के हिसाब से मूव करेगी. बट साथ ही साथ आपको साल का 2.5% का रिटर्न जो कूपन के फॉर्म में भी मिलेगा. बिल्कुल. तो इसमें एक डबल एडवांटेज की तरह मिल गया. इसमें कुछ लॉक इन वगैरह भी रहता है. हाँ. बट हम गोल्ड जब 8 साल का, बट हम जब गोल्ड लेते हैं तो हम भी तो लॉक इन ही समझते हैं उसको. मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग जो है गोल्ड जाके कहीं बेच कर आते हैं. गोल्ड वो अक्यूमुलेट करते हैं, अक्रॉस जनरेशन पास ऑन होता रहता है और अक्यूमुलेट होता रहता है. तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्डिंग बहुत अच्छा है. तो थैंक यू. वो है कि ये थोड़ा टैक्स एफिशिएंट भी है. हाँ. ये जो आपकी जो मेच्योरिटी है वो टैक्स फ्री वो है. टैक्स फ्री है. वो ये बहुत बड़ी चीज. बहुत बढ़िया. अगर हम लोग गोल्ड खरीदते हैं और बेचते हैं तो जब बेचेंगे तो हमको आइडियली हम लोग को टैक्स देना पड़ता है. तो हम व्यूअर्स के लिए एक अभी चार्ट लगा रहे हैं. आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो ये 2003 से लेके 2018 तक का गोल्ड, इक्विटी, डेट और कैश के रिटर्न्स हैं. और अगर आप देखेंगे 15 साल के रिटर्न्स में अगर गोल्ड ने 14.5% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, इक्विटी ने ऑलमोस्ट 20% दिया है, डेट जो कि एक रेंज में देता है 6 to 8% के बीच में, और कैश अबाउट 4 to 5%. एंड अगर आपने 25% इन चारों एसेट क्लास में डाला होता एज एसेट एलोकेशन एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो आपका एनुअलाइज एवरेज जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता वो 11.5 से 12% के बीच में होता. एंड ये आपको बहुत शॉक एब्जॉर्बर्स, जैसे कि फराज ने बोला, रोलर कोस्टर राइड नहीं होती है. आपको बीपी आपका नहीं बढ़ता कि आज मार्केट 20% नीचे हो गया तो आपका पोर्टफोलियो एकदम टूट गया है या आज पैसे की ज़रूरत है तो आप कहाँ से जाके वो पैसा निकाल सकते हो. and it may ring a lot of bells also with a lot of people कि एसेट एलोकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप देखें तो जो सरकार होती है, हाँ. सरकार की भी एक ट्रेजरी होती है. यस. ये भी डाइवर्सिफाइड होती है. बिल्कुल. इवन गवर्नमेंट्स डोंट वांट दैट ऑल द एग्स शुड बी इन वन बास्केट से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड. वो भी अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं. हर सरकार के पास अपना एक गोल्ड रिजर्व होता है, जैसे आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है. और इन डिफिकल्ट टाइम्स गोल्ड एक्ट्स एज अ शॉक ऑब्जर्वर फॉर गवर्नमेंट्स आल्सो. राइट. और वो अपने करेंसी हेज बहुत बड़ा काम. लेट्स से अगर डॉलर डिप्रिशिएट होने लगता है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, तो उनको सेफगार्ड करता है कंट्री को. तो ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी होता है. चाइना के रिजर्व इतने तेजी से इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब वो और डॉलर बॉन्ड्स भी नहीं खरीद सकते, उनकी लिमिटेशंस है. तो दे ट्राई टू डाइवर्सिफाई इन फिजिकल एसेट्स, जैसे वो ऑयल ब्लॉक्स खरीद रहे हैं अफ्रीका में या मिनरल एसेट्स खरीद रहे हैं एशिया में. तो हर तरीके से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. उसी तरह द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑल्सो कि ऑल द एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट. जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एम्बिट के अंदर, और सेंट्रिसिटी की भी यही फिलॉसफी है, यही थीसिस है कि जो भी हम अपने पार्टनर्स को प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएं, हाँ. जो वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सके, उन पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर. तो फराज, आप एक चीज़ ये तो समझ में आ गई कि एसेट एलोकेशन क्या है और क्यों ये ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं. अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है विच इज़ इक्विटी, जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, और हाल ही में तो अभी काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन भी आया है. अब एक क्वेश्चन जो मैं सबसे ज़्यादा, एक नहीं एक्चुअली 2 क्वेश्चन. एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा भाग गया है, अब नहीं डालो, अब इस इक्विटी में पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि बहुत ऊपर आ गया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया. और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है क्योंकि वो रीसेंसी बायस है, हम अभी हाल फिलहाल में जो हमारे साथ होता है हमें लगता है वही होता रहेगा, वही चलता रहेगा. तो अब अगर जैसे मैं 6 महीने पहले की बात करता तो लोग बोल रहे थे ये तो मार्केट गया, अब तो कुछ होने नहीं वाला है, ना इंडिया का ना वर्ल्ड का, सब ये तो ग्लूम एंड डूम वाला सिनेरियो है.
और अब जब मार्केट ऊपर चला गया है तो हर कोई बोल रहा है कि अब तो बस इंडिया ही एक डेस्टिनेशन है और इंडिया ही इक्विटी मार्केट है और इक्विटी ही ओनली जगह है जहाँ पे पैसा डालना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में थे। 2004 से 8 के बीच में भी हम लोग ने यही देखा हाँ कि उस वक्त यूफोरिया था, फिर 8 से 11 तक एकदम पेसिमिज्म था। हाँ ऐसे ही साइकिल्स बहुत बार हो चुकी हैं। बिल्कुल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो सबको समझना चाहिए कि सेंसेक्स या निफ्टी जो नंबर है वो एक एब्सोल्यूट नंबर है और हमको ये आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये जितनी भी सेंसेक्स क्या है या निफ्टी क्या है, सेंसेक्स 30 कंपनी का एक इंडेक्स है और निफ्टी एक 50 कंपनीज का इंडेक्स है। हमें क्या देखना चाहिए कि ये 30 कंपनी हमें क्या कमा के दे रही है या ये 50 कंपनी जो निफ्टी में है हमें वो क्या कमा के दे रही है। इसको हम लोग कहते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। हम लोग को ये देखना चाहिए कि जो सेंसेक्स का EPS है और निफ्टी का EPS है वो क्या है। अगर आप इसको 2004, 2005, 2010 से कंपेयर करेंगे, ये अर्निंग्स पर शेयर या अर्निंग्स पर यूनिट मैं कहूँगा फ्रॉम सेंसेक्स या निफ्टी ये बढ़ता चला जा रहा है और यही अर्निंग्स है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट का डायरेक्शन करता है। तो अगर कोई इकोनॉमी बढ़ रही है और ये कंपनीज का चाहे वो सेंसेक्स और निफ्टी, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी आपका मिड कैप इंडाइसेस होती हैं, ऐसी आपकी स्मॉल कैप इंडाइसेस होती हैं और बहुत अलग किस्म की होती। अगर इनकी अंडरलाइंग अर्निंग्स अगर आपकी बढ़ रही हैं तो ये 65,000, 60,000 ये एक सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर है और इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। तो आज का जो सिनेरियो ये है कि अगर आप देखिए 65,000 तो नहीं, लगभग 60,000 हम लोग ने कुछ सालों पहले भी टच किया था, लेकिन वो 60,000 और आज के 60,000 में बहुत फर्क है। उस वक्त आप ये 60,000 का इंडेक्स लेवल खरीदने के लिए आपको ज्यादा देना पड़, लेकिन पिछले 3 साल में क्या हुआ है कि आपकी जो कंपनीज है, अंडरलाइन कंपनीज, वो ग्रो करी, उनके अर्निंग्स ग्रो करें, जिसकी वजह से आज वही हम 60-65,000 के लेवल पे हैं। तो अगर आप PE देखिए तो PE जो है उसका आज उनसे कम है पिछले 3 साल पहले वाले 60,000 से। और जो अकेलियां लगाई जा रही हैं कि इंडेक्स हमारी इकोनॉमी जो है वो अगले 10 साल में वो दुगनी होने वाली है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 7 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है। तो इसमें क्या होगा, जब GDP हमारा बढ़ेगा तो हमारा जो है अर्निंग्स भी बढ़ेगी। अब जिस रेट पे और बढ़े वो ज्यादा होता है, क्योंकि जब GDP की हम लोग बात करते हैं ये आपका रियल GDP होता है, ये नॉमिनल GDP नहीं होता है। नॉमिनल GDP में आपका इन्फ्लेशन नंबर भी ऐड हो जाता है। तो जो आपकी सेंसेक्स कंपनीज है, अगर आपकी GDP 6% से भी ग्रो कर रही है तो आपका मानिए 5% का इन्फ्लेशन है, तो आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है वो लगभग आपकी 11% की है। तो आप 11% से अगर आप जो है इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती जा रही है। और जो भी सेंसेक्स, निफ्टी या कोई और इंडाइसेस इस ग्रोथ को फॉलो करता है। तो अगेन जो सबसे बड़ी गलती आदमी करता है वो देखता है एब्सोल्यूट लेवल्स। ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ने पहली बार लाइफ टाइम हाईज हमने बना, बिल्कुल हमने 5,000 भी पहला हमारा एक लाइफ टाइम हाई था और उसके बाद तो हम लोग बनाते ही चले गए। आज 5,000 से हम लोग 65,000 पे आ गए हैं। बिल्कुल हर लेवल पे हम लोग ने न्यू हाईज बनाए हैं। बिल्कुल। लेकिन उसको जस्टिफाई क्या कर रहा है, जो अर्निंग्स है, जो ग्रोथ है और जो इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत जबरदस्त हो रही है। आज सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में यहाँ पे डी ग्रोथ हो रहा है या फ्लैटिश हो रहा है। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो लगभग 6% से आपके ग्रो करने की इसकी बातें हो रही है। उसके अलावा आप देखिए डेमोग्राफिक्स, दे आर इन आवर फेवर। 25% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड वर्किंग पॉपुलेशन इज इन आवर कंट्री। राइट। जो हम लोग का जो इंटरनल कंजम्पशन है, हम लोग की डिपेंडेंस बाहर से है, पहले से ज्यादा है, लेकिन जो मेन चीज हम लोग की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है वो हम लोग का इंटरनल कंजम्पशन भी है। ओके। सो आप होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे तो आपको ये 65,000 एक ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा। आज से हम लोग 10 साल आगे जाएंगे तो 65,000 वो शायद 30,000 या 5,000 की तरह लगे। दूसरा एक चीज है, देखिए सबसे आसान तरीका क्या है जब आपको ऐसा लग भी रहा है, फॉर इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली आप SIP या STP के रूट के थ्रू करिए। देखिए आज अभी
कल कोई एक नई न्यूज़ आ जाएगी यूएस से कि कोई नया बैंक वहाँ पे फेल हो गया, या कुछ यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है उसके अंदर कुछ फर्दर आपकी कुछ हो गई, या चाइना और ताइवान के बीच में कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर हो गए। हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं जो बहुत ही आपकी वॉलेटाइल है। बिल्कुल, चीज़ें बदल गई हैं, कब कौन सी बुरी न्यूज़ आ जाए। मार्केट ऑब्वियसली इमोशंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसपे मार्केट्स आपकी काम करती है। वो करेक्शन होगा, अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे आपको उस करेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने लमसम डाल दिया तो शायद आपको नहीं होगा। तो ओवर एक्सूबरेंट मत हो। जो लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंस कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए। और जो लोग साइडलाइन में बैठ रहे हैं, सर ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है आप ले रहे हैं कि जो फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है आप उसको पार्टिसिपेट ना करें। तो बेस्ट तरीका यही है, सिस्टमैटिकली करिए। अब SIP रूट होता है कि STP रूट होता है, वो आपके एडवाइजर्स या आपके MFD आपके लिए बेहतर बता पाए। आजकल मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल यंगस्टर्स जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, एक टर्म बहुत यूज़ करते हैं जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो होता क्या है कि जब हम रजिस्ट करते हैं और एक अपने मन में एक बायस बिठा लेते हैं कि अभी मार्केट बहुत ड्रन अप हो चुकी हैं, अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सूनर और लेटर जब मार्केट फिर बढ़ने लगती है तो इन्वेस्टर टेंड टू इन्वेस्ट एट अ मच हायर लेवल देन दे कुड हैव। तो ये जो डिसीजन होता है बेसिस आवर ओन सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोफेसी कि मार्केट ऊपर जाएगी, अब गिरेगी, अब ऐसा होगा, किसी के कंट्रोल में है नहीं। बिल्कुल, इवन द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट नो मार्केट्स आर हेडिंग वेयर, राइट। तो इससे बेटर ये इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग वन शुड जस्ट कीप इन्वेस्टिंग इन अ स्टैगर्ड वे, लाइक फराज कि हम इक्विटी में पैसा म्यूचुअल फंड में इसमें आराम से स्टेडली डालते रहे and stick to asset allocation. Asset allocation should be basis what my goals are, what I want to achieve with my corpus of money, which stage of life I am in, what is my risk appetite, what is my tenure, what are my liquidity needs. जब ये सब चीज़ें हो जाएं, मेरे गोल्स पूरे हो जाए, तब मैं एसेट एलोकेशन करूं और इक्विटी में एक स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करूं। मेरे ख्याल से यही एक मतलब मंत्रा बोलूं या जो भी मैं कह सकता हूं, बट यही एक तरीका है जिससे आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ला सकते हैं टू द बोर्ड। एंड तो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज, जो ये एसेट एलोकेशन है, ये जो रीबैलेंसिंग की जो हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये 6 महीने पहले अगर किसी के पास डेट होता और मार्केट नीचे गई, या कोविड के दौरान में मार्केट लगभग बहुत डीप करेक्शन हुआ था, उस वक्त अगर किसी के पास डेट होता तो आदमी जो रैशनल थिंकर्स है, जो रैशनल जिनका बहुत हाई है, जिनको मार्केट के क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, उनको लग रहा था कि ये है, लेकिन उनके पास क्या था, अगर उन्होंने सब कुछ इक्विटी वहीं डाला हुआ होता तो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो जाके भी उस अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं कर पाते। अगर कोई एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहा होता तो उस वक्त जो है, या कोई जो है एडवाइजर अपने क्लाइंट का वो मेंटेन करा रहा होगा, तो वो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी थी कि डेट से आप मूव करा के जो है आप उसको इक्विटी करके बहुत बढ़िया टैक्टिकल कॉल करके और पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा अल्फा जनरेट हो सकता था। तो रिटर्न देखिए आपकी बनती है डिसिप्लिन से, और जब आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज थ्रो कर रही है उससे आपका अल्फा क्रिएट होता है। सो उसके अंदर भी एसेट एलोकेशन आपकी। थैंक यू व्यूअर्स, आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की, और जस्ट सबके बेनिफिट के लिए मैं रिकैप कर देता हूँ। हमने सबसे पहले बात की कि एसेट एलोकेशन क्यों ज़रूरी है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, हम उसे कैसे करते हैं, इक्विटी जब सबसे अच्छा रिटर्न देती है तो सब कुछ इक्विटी में क्यों ना डालें, और क्यों हम एसेट एलोकेशन करें, क्यों एक डेट, बॉन्ड या P2P या कोई भी डेट एसेट क्लास ज़रूरी है, फिक्स इनकम एसेट क्लास ज़रूरी है। गोल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया कि गोल्ड क्यों ज़रूरी है और गोल्ड का क्या रोल होता है पोर्टफोलियो में। जैसे कि फराज ने बोला कि सब शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, और आगे के डिस्कशन के लिए कि आपको अपनी एसेट एलोकेशन कैसे करनी चाहिए, गोल्ड प्लानिंग पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गोल्ड प्लानिंग क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। एंड इसके लिए आप फर्दर अपने MFD या एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करें कि वो आपके लिए क्या सही एसेट एलोकेशन है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या प्रोडक्ट्स उसमें ले सकते हैं। और हम सेंट्रिसिटी की तरफ से अपने पार्टनर्स के लिए, IFAs के लिए और MFD के लिए काफ़ी सारे अच्छे और नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो आपके क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन करने में मदद करेगी। तो थैंक यू सो मच आदित्य एंड फराज, दिस वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।